बिन बदले फागुन आया, फागुन आया। नमस्कार दर्शकों, मैं अर्निका जैन स्वागत करती हूं आप सभी का भोपाल दूरदर्शन से प्रसारित हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहती हूं और आशा करती हूं कि रंगों के इस त्यौहार को आपने पूरी सतर्कता के साथ, भाईचारे के साथ और सौहार्द के साथ मनाया होगा। जी हाँ, तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के नमस्कार एमपी कार्यक्रम की। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये हर हफ्ते सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रसारित होता है दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में। और इसमें हमारे आए अतिथियों से आप बात कर सकते हैं फ़ोन पर। फ़ोन नंबर और एक टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है, ये आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर उपलब्ध है। साथ ही हम आपको बता भी देते हैं कि हमारे फ़ोन नंबर हैं 0755 266 0049 और साथ ही साथ एक टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है जो कि है 1800-233-0040। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम के पहले चरण की बात करते हैं जो कि होता है आज की तिथि। तो जानते हैं क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2079 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। तारीख है 9 मार्च 2023 और दिन है गुरुवार का। दर्शकों, आज चित्रगुप्त पूजा के साथ साथ भाई दूज का भी त्यौहार मनाया जाता है। जी हाँ, तो ये हो गया पहला चरण। अब दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा हमारा जो चरण होता है वो होता है इतिहास का। तो जानते हैं आज के दिन इतिहास में क्या कुछ खास हुआ था, क्योंकि इतिहास हमेशा याद दिलाता है कि अतीत में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो कि आज भी हमारी और आपकी ज़िंदगी पर कुछ न कुछ असर ज़रूर डालता है। तो आइए पलटते हैं इतिहास के पन्ने। 9 मार्च 1976 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की प्रख्यात पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन हुआ था। साथ ही साथ 9 मार्च 1822 को चार्ल्स ग्राहम को नकली दांतों के लिए पहला पेटेंट आज के दिन मिला था। 9 मार्च 1608 के दिन ही संत तुकाराम का जन्म दिवस होता है जिसे हम तुकाराम जयंती के रूप में मनाते हैं। और आज ही के दिन यानी 9 मार्च 1951 के दिन मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी का जन्म भी हुआ था। तो ये बात हो गई इतिहास की। इतिहास जानने के बाद कार्यक्रम के तीसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। कार्यक्रम का तीसरा सेगमेंट होता है आज का सुविचार। तो जान लेते हैं क्या है आज का विचार। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जैसा तुम सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल हो जाओगे। जी हाँ, बहुत ही अच्छा ये विचार है, क्योंकि जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमारा जीवन हम बना देंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन को बदलने का काम करते हैं। तो आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो 2 अतिथि हैं, उनकी खासियत भी वही है। वो जीवन देने का काम करते हैं और जीवन दान इस दुनिया का सबसे बड़ा दान माना गया है। तो आज हमारे साथ, जैसे कि हम जानते हैं कि मार्च का महीना जो है वो मनाया जाता है किडनी माह के रूप में, राष्ट्रीय किडनी माह के रूप में। और आज यानी 9 मार्च का दिन होता है वर्ल्ड किडनी डे के रूप में। तो किडनी से जुड़ी सारी जानकारी कि किडनी के रोग कैसे होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या बचाव होते हैं, ये सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में उपलब्ध हैं डॉक्टर संजय गुप्ता जी, जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं भोपाल में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और दर्शकों, दूसरे अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं सुश्री सिंपल गौर जी। सिंपल गौर जी CPHD नामक एक NGO की सदस्य हैं और सिंपल जी कोशिश करती हैं कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए वो काम कर पाएँ। स्ट्रीट डॉग्स किस तरीके से कहीं घायल अवस्था में अगर मिलते हैं तो सिंपल जी पूरी जिम्मेदारी लेती हैं उनका इलाज करवाने के लिए। तो सिंपल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं संजय जी से पहला प्रश्न पूछते हुए। संजय जी, क्योंकि बात चल रही है किडनी रोगों के बारे में, तो क्या किडनी रोग होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं? देखिए, किडनी रोग जो होते हैं वो मुख्यतया हमारे जो संख्या बढ़ रही है किडनी रोगियों की,
वो दो बड़ी खास बीमारियां हैं, एक हाई ब्लड प्रेशर और एक डायबिटीज़। जी। तो ये समझिए कि करीबन 1/4 मरीज इन दोनों बीमारियों से ग्रसित, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं ये दोनों, और दोनों ऑन द राइज है, मतलब बढ़ रही हैं, अभी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है, हमारी जीवन शैली, खान पान सब बदल रहा है। तो ये आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। और साथ में पहले जहाँ ये ज़्यादा उम्र के लोगों को अफेक्ट करती थी, वहाँ ये कम उम्र के लोगों को अफेक्ट कर रही हैं। इसके साथ इनके ट्रीटमेंट भी अच्छे आ गए हैं। तो आदमी का जीवन जरूर बढ़ गया है, परंतु किडनी डिसीज़ जैसी कॉम्प्लिकेशन जो इन बीमारियों के चलते होती हैं वो बढ़ गई हैं। तो ये एक बड़ा मुख्य कारण है। तो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इनके पेशेंट्स को बहुत सावधान रहना चाहिए, समय समय पर अपनी जांचें कराते रहना चाहिए कि उनको किडनी का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा पथरी की शिकायत होती है लोगों को, पथरी से भी किडनी खराब होती है, किडनी में इन्फेक्शन हो जाते हैं, उससे भी खराब हो सकती है। बचपन की कई विकृतियाँ होती हैं, जैसे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व वगैरह होते हैं। अब ये बचपन में माँ बाप भी ध्यान नहीं दे पाते, बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, जो टाइफाइड वगैरह करके ट्रीटमेंट चलता रहता है, और वो ये नहीं पहचान पाते कि वास्तव में किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, और इस तरीके से किडनी खराब हो जाती है। पर हमें दो मुख्य बीमारियों के ऊपर ध्यान देना है, एक डायबिटीज़ और दूसरा ब्लड प्रेशर। जी। तो देखिए दर्शकों, बहुत अच्छी संजय जी ने जानकारी दी कि दो बीमारियां ऐसी हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, जिनके मरीजों को खास तौर पर ध्यान देना होगा कि उनकी किडनी कहीं ना कहीं इस बीमारी की वजह से प्रभावित तो नहीं हो रही है। तो अगली बात हम करेंगे सिंपल जी से। सिंपल जी, जैसा कि आपने बताया कि आप श्वानों के लिए, जो सड़क पर मौजूद श्वान हैं, उनकी रक्षा के लिए काम करती हैं, तो आज तक आप कितने ऐसे जानवरों को रेस्क्यू कर चुकी हैं अपने द्वारा? जी, मैं 84 से वो ही कर चुकी हूँ, और उससे मतलब 15 से 20 डॉग्स ऐसे थे जो मुझे रोड पे उनकी डेथ हो गई थी, रोड पे मरे मिले थे, तो उन्हें दफनाती भी हूँ मैं उन्हें दफनाना सही इसलिए समझती हूँ क्योंकि किसी की मौत इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए। सही। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें रोड पे ऐसे ना छोड़ के उन्हें कम से कम साइड कर दें। जी। तो अभी 84 to 100 अपन ले सकते हैं, इतने डॉग्स को रेस्क्यू कर चुकी हूँ मैं। तो यही क्षेत्र क्यों चुना आपने, ये काम करने के लिए कहाँ से कैसे प्रेरणा मिली आपको? मैम एक्चुअली ऐसा है कि किसी को तो करना पड़ेगा, और बचपन से ही मेरे मतलब पेरेंट्स ने मुझे जानवरों के प्रति बहुत प्रेम भाव देखा है उन्होंने मुझे, मैं बहुत उनके तरफ बहुत प्रेम भाव रखती हूँ। तो जैसे ही मैं बड़ी हुई तो मैंने देखा कि उनके लिए कोई करने वाला नहीं है इतना, या फिर अगर कर भी रहा है तो वो छोटे स्तर पे कर रहा है। तो मैंने अपना काम शुरू किया, और फिर मैं ये CPHD से मिली जी। तो मेरा काम भी बढ़ा, जानवरों के लिए जो मैं चीज़ कर रही थी वो भी बढ़ गई। जी। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो सिंपल जी ने आपको बताया कि कैसे नेकी की कोई भाषा नहीं होती, नेक दिली दिखाने के लिए किसी भी तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। संजय जी, आपसे आगे जानना चाहेंगे कि आज का दिन कैसे चुना गया, विश्व किडनी डे के रूप में क्यों मनाया जाता है ये आज? देखिए, WHO ने बहुत सारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं उनको लेकर के डेज निर्धारित किए हैं, ताकि हम उन डिसीजेस को अपने ध्यान में रख सकें और उनके प्रति जागरूकता अच्छे से फैलाई जा सके, ताकि लोग उनसे बच सकें। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। तो ये सब उसी की कड़ी में अगला जो ये डे है वो वर्ल्ड किडनी डे है, और मार्च के दूसरे गुरुवार को ये हर साल इसको मनाया जाता है। इसकी WHO की एक थीम होती है, जैसे इस बार की थीम जो है किडनी हेल्थ फॉर ऑल है, और यस एंड रीचिंग द वल्नरेबल एंड अवॉइडिंग द कैलेमिटीज़, इस तरह का उन्होंने थीम दिया है। उस थीम के अंतर्गत वो 3 या 4 सिद्धांत हैं जिनको वो पालन कराते हैं, और ये चाहते हैं कि न सिर्फ जनता में इसके प्रति अवेयरनेस आए, बल्कि चिकित्सक भी उसके प्रति जागरूक और संवेदनशील हो सकें। तो इसीलिए इसको मनाया जाता है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जैसे ये तो अवेयरनेस फैलाने का काम इससे बेहतर तरीके से हो सकता है। जी। तो बहुत अच्छी जानकारी हमें यहाँ पर मिली है कि एक अवेयरनेस, एक जागरूकता जो है वो ना केवल पेशेंट्स के लिए बल्कि चिकित्सक जो हैं उनके लिए भी अवेयरनेस के रूप में काम करता है। सिंपल जी, आगे हमें बताइए कि किस तरीके से आप इन जानवरों की पहचान करती हैं, क्योंकि हर जानवर आक्रामक नहीं होता है। जी जी जी। कई बार हम देखते हैं कि कुछ जानवर ज़्यादा ही आक्रामक है, तो ये पहचान का काम कैसे किया जाता है? जी, जब हम ये काम करने स्टार्ट करते हैं रेस्क्यू का, तो हमें पहले ना कोई भी जानवर है जिसको हम बचा रहे हैं
उसको कंफर्टेबल करना पड़ता है कि हम उसको बचाने आए, क्योंकि डरेगा तो वो भी। जी। और जानवर हमेशा डर के हमला करते हैं। या सिंपल फिर जी, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं सवाल के लिए। महेंद्र जी हैं यहाँ पर। जी महेंद्र जी, दमोह से महेंद्र जी हैं। महेंद्र जी, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी बराबर मैम, नमस्कार। नमस्कार, अपना प्रश्न मैं कीजिए। महेंद्र पटेल दमोह से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब को नमस्कार है। नमस्कार। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि जैसे जिस व्यक्ति का क्रिएटिन लेवल बढ़ा हुआ है तो उस व्यक्ति को मतलब खाने पीने में क्या सावधानी रखनी चाहिए? किडनी संबंधित क्रिएटिन लेवल बढ़ा हुआ है तो किडनी सुरक्षित रहे इसके लिए क्या खान पान रखें और अपनी किडनी सुरक्षित रख सके, थोड़ा सा इस पर कहा जाने। सर नमस्कार। नमस्कार। ये देखिए महेंद्र जी, किडनी को सुरक्षित रखने के लिए ये निर्भर करता है कि आपका चिकित्सक आपको क्या एडवाइस कर रहा है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में बहुत ज़्यादा खान पान पर नियंत्रण करने की ज़रूरत नहीं रहती है, परंतु जब एडवांस किडनी डिसीज़ है तब ज़रूर खान पान पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। और किडनी को सुरक्षित रखने के लिए दो तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक वो पेशेंट्स होते हैं जिनको पानी अच्छे से पीना चाहिए, और एक उस तरह के पेशेंट होते हैं जिनमें कि सूजन हो रही होती है, तो उनको तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अधिक पानी देने से सूजन बढ़ेगी और फेफड़ों में भी पानी आ सकता है। तो ये सब चीज़ें जो आप खान पान के बारे में पूछे, उसके बारे में कोई एक प्रकार की योजना जो है वो सभी मरीजों के लिए नहीं दी जा सकती है, तो अलग अलग मरीजों को अलग अलग सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। शुरुआती एक मोटे तौर पे अपन ये मान सकते हैं कि जैसे प्रोटीन की मात्रा है वो हमें कम कर देनी चाहिए, और जैसे वेजिटेरियन जो डाइट होती है या शाकाहारी भोजन है उसका उपयोग करना चाहिए, मांसाहारी भोजन का त्याग करना चाहिए। इसके अलावा खाने में सब चीज़ें सीमित मात्रा में लें, असीमित मात्रा में भोजन ना करें, और जो स्वस्थ रहने के लिए जो जीवन प्रणाली आवश्यक होती है वही सभी किडनी मरीजों को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो क्रिएटिनिन शुरुआती अवस्था में बढ़ा हो, चाहे वो किडनी की एडवांस स्टेज में बढ़ा हो। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर हमें मिली। इसी के साथ एक और कॉलर हमसे जुड़ने जा रहे हैं, नैन स्वरूप मिश्रा जी, आपका सवाल रखिए। 12 तो मैं जानना चाहता हूँ किडनी की बीमारी से बचने के लिए हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? कुछ लोग मतलब पानी कम पीते हैं, चाय ज्यादा पीते हैं, कुछ लोग नशे के आदी होते हैं, तो हमें जो आज की जो दिनचर्या है, पुरानी दिनचर्या की अपेक्षा हमें आज की दिनचर्या में कौन से परिवर्तन रखना चाहिए? जी देखिए, दिनचर्या तो जैसा जो स्वस्थ रहने के लिए नियम होते हैं वही नियमों का अपने को पालन करना है, परंतु ख़ास तौर से मेरा संदेश उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, इन लोगों को समय समय पर अपनी जांच करवानी चाहिए, किडनी के लिए जांच करवानी चाहिए, क्योंकि किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षण बहुत कम होते हैं और वे सिर्फ जांच के द्वारा ही पता लगाए जा सकते हैं। और शुरुआती अवस्था में अगर हम इसका पता लगा लेते हैं कि हमारी किडनी अफेक्ट हो रही हैं, तो हम उसका इलाज अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। और कभी कभी किडनी की डिसीज रिवर्स भी हो जाती है, परंतु दो तरह की बीमारियां होती है किडनी में, एक होती है एक्यूट और एक होती है क्रॉनिक। तो जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है उसमें रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन धीरे उसकी गति को जो है वो धीमा किया जा सकता है इलाज के द्वारा। अब जहाँ तक बात है कि पानी अधिक लें कि कम लें, मैं अभी भी बता चुका हूँ अपने इस कार्यक्रम के अंदर कि पानी की मात्रा निर्भर करती है कि आपकी कितनी आवश्यकता है। ना तो आवश्यकता से अधिक पानी पीजिए और ना आवश्यकता से कम पानी पीजिए। जितना शरीर आपका मांग रहा है उतना पानी उसको मिलना चाहिए। तो ज़्यादा पानी पीना भी ठीक नहीं है और कम पानी पीना भी ठीक नहीं है। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने हमें दी कि अपने शरीर की ज़रूरत के हिसाब से आपको अपने वाटर इनटेक, मतलब पानी की जो पानी या खान पान की ही बात करें, अपने शरीर की ज़रूरत के हिसाब से आपको उसका निर्धारण करना पड़ेगा। अभी फ़ोन कॉल लेने से पहले हम सिंपल जी से जान रहे थे, तो सिंपल जी अपनी बात आगे आप हमें बताएं कि किस तरीके से आप पहचान करती हैं किसी आक्रामक जानवर के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि हमें पहले ये जज करना पड़ता है कि वो जानवर हमारे संग कंफर्टेबल हो जाए। कई बार हम लोग को 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं इस चीज़ में, कि पहले उसे ही भरोसा हो जाए कि हम उसे बचाने आए। कई बार ऐसा होता है कि वो हमें अटैक करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि हम रेस्क्यूअर हैं तो हमें ये पता होता है कि नहीं, वो अभी डर के कर रहा है, ये उसका नेचर नहीं है। तो हमें बस सब्र रखनी पड़ती है। जैसे ही उन्हें हम पे विश्वास हो जाता है तो वो हमें कोई हार्म नहीं पहुँचाते और हम उन्हें रेस्क्यू कर पाते हैं।
ठीक, मतलब सब्र से काम लेना जी। पड़ता है जानवरों के साथ जी। भी। चाहे इंसान हो चाहे जानवर, प्रेम की भाषा हर कोई समझता है। आगे डॉक्टर संजय गुप्ता जी, आपसे सवाल हमारा ये रहेगा कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि जिम्मेदार रहती हैं किडनी रोगों के लिए? देखिए, एक तो संदेश मैं ये देना चाहूँगा आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि आज भी पब्लिक में उतनी अवेयरनेस नहीं है किडनी डिसीज़ के प्रति। बहुत बड़ा तबका एक ऐसा है जो शरीर के छोटे छोटे दर्दों से व्यथित हो जाते हैं और वो अपने आप से पेन किलर मेडिसिन खरीद के खाने लगते हैं। जरा सा वायरल फीवर हुआ या जरा सा गला ख़राब हुआ, डॉक्टर को दिखाना नहीं है, मेडिकल स्टोर से गए और स्वयं दवा खा ली। एंटीबायोटिक्स ये एंटीबायोटिक्स हुए या जो पेन किलर मेडिसिन हुए, ये हमारी किडनी के द्वारा ही शरीर के बाहर निकलते हैं। जी। तो ये जब बाहर निकलते हैं तो ये किडनी को अफेक्ट कर सकते हैं। व्यक्ति को पता नहीं है कि उसकी किडनी किस लेवल पे काम कर रही है, क्योंकि अभी तक कुछ कोई लक्षण होता नहीं है। तो ऐसी अवस्था में ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ स्वयं के डॉक्टर खुद बनना, एक तो ये होता है। और दूसरा, आज भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो डायबिटिक्स हैं या हाई ब्लड प्रेशर है, वो एक बार साल में डॉक्टर को दिखाए और इसके बाद फिर वो कभी उधर रुख नहीं करते हैं। कई मरीज हमारे ऐसे रहते हैं जो 3-3, 4-4 साल तक सेम प्रेस्क्रिप्शन की दवाएं लेकर खाते रहते हैं और 3 साल बाद जब आते हैं तो पता चलता है कि भाई क्रिएटिनिन बढ़ गया इनका। जी, जी। और दिक्कत काफ़ी है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ इस समय यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अशोक जी हैं जबलपुर से। जी अशोक जी, अपना प्रश्न करिए। जी मैडम जी, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि किडनी में पथरी ना होने पाए, तो इसके लिए हमको काय के लिए कैसे परहेज करना चाहिए और कैसे बचना चाहिए, अन्यथा वो तो बहुत कष्टकारी होता है दर्द उसका। पथरी का सवाल। जी हाँ, पथरी बहुत कॉमन है और पथरी से किडनी में, मतलब पथरी के पेशेंट को दर्द भी होता है, यूरिन में इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। और जिनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, समस्या है, पथरी बहुत समय से अटकी हुई है, तो उन लोगों की किडनी तक खराब हो सकती है। तो पथरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पथरी का सबसे पहला सिद्धांत तो यही है कि पानी आप पर्याप्त मात्रा में लेते रहें, अपनी यूरिन को कंसनट्रेट या गाढ़ा ना होने दें। और इसके अलावा क्या सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे परिवार में अगर किसी को पथरी की शिकायत है और हमको भी पथरी की शिकायत है, तो हमारा जो पैटर्न होता है पथरी बनने का, वो ऐसा ही होता है जैसे कि हमारे पिता या माता को बनी हुई होती है। जी। तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि उनको शिकायत कितनी तगड़ी थी। फिर जो नई पथरी ना बने तो हमें अधिक मात्रा में सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आपके नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, इस तरह के फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें। मांसाहार का सेवन ना करें, पानी अच्छी मात्रा में पिएं, उचित मात्रा में पिएं। और मेरे ख्याल से इतना सब काफ़ी है पथरी की चीज़ों को रोकने के लिए। जो पथरी बनने से रोकती हैं वो सिट्रस फ्रूट्स का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। चाय बहुत ज़्यादा पीना भी कभी कभी घातक होता है। चाय में टैनिक एसिड होता है, उससे ऑक्जेलेट में कन्वर्ट होता है वो शरीर के अंदर, और उससे भी पथरी जो है वो बढ़ती हैं या फिर नई बनना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि पथरी बनने की ज़्यादातर लोगों को जो बीमारी है वो खान पान से बढ़ती है, परंतु अंदरूनी उनके अंदर कोई ना कोई इस प्रकार की विकृति होती है जिससे वो कैल्शियम ज़्यादा छनता है यूरिन के अंदर, और ज़रा भी एसिडिक मटेरियल से जब वो मिलता है, कंबाइन करता है, तो पथरी का निर्माण होने लगता है। फिर धीरे धीरे ये क्रिस्टल्स जो हैं वो बड़े होते चलते हैं। चूँकि अगर आपका खान पान ठीक नहीं है और यूरिन ज़्यादा एसिड फॉर्म कर रही है, ज़्यादा एसिड बना रही है, तो वो बड़ी होती चलती है। तो हमें प्रायः इस तरह की चीज़ों से, जैसे कि जिसमें यूरिक एसिड बनता है, आप मांसाहार ज़्यादा करते हैं तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, वो यूरिक एसिड जो है कन्वर्ट हो सकता है ऑक्जेलिक एसिड में, और इस प्रकार से उनके स्टोन्स बन जाते हैं। क्योंकि पथरियों के प्रकार अलग अलग होते हैं। अगर आपको एक बार पथरी बन गई है तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हमें ये पथरी का क्या कंपोजिशन है ये पता चल जाए, तो वो किस चीज़ से रोकी जा सकती है और आगे बनने से उसको रोका जा सकता है, इसका इलाज आसान हो जाता है। जी, तो दर्शकों देखिए, यहाँ पर जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से पथरी बन रही है, उसके पीछे के कारण क्या है, वो जानना सबसे पहले आवश्यक होता है आगे के इलाज को शुरू करने के लिए। तो उसके लिए समय पर चिकित्सीय परामर्श फिर ज़रूरी है। आइए आगे सिंपल जी की तरफ चलते हैं। और सिंपल जी, जैसा कि आज की व्यस्ततम जिंदगी है, लोगों के पास समय की बहुत कमी रहती है, और अधिकतर कोई भी सामाजिक कार्य करने के पीछे सबसे पहला कारण जो लोग देते हैं वो यही देते हैं कि समय नहीं है हमारे पास। तो आप कैसे समय निकाल पाती हैं अपने दूसरे कामों के अलावा इस नेकी वाले काम के लिए? बेसिकली मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था। जी जी। तो मेरी क्लासेस सुबह से शाम तक रहती हैं, कंटिन्यूएशन में रहती हैं। तो इस बीच अगर कोई एनिमल रेस्क्यू के लिए मेरे पास कॉल आता है, तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे मतलब मेरी क्लासेस छोड़नी पड़ती हैं। तो पर
जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे नज़र में, जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इसके लिए ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है। जी। तो हालांकि अभी जब से मैं CPHD NGO से जुड़ी हूँ, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, क्योंकि अगर मैं क्लासेस ले रही हूँ तो मैं ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ कि इस जगह पे ये केस आया है, तो ग्रुप में जितने भी एनिमल वॉलंटियर्स हैं उनमें से जो भी उस नियर बाय में रहता है वो वहाँ जाके देख लेता है। जी। तो ये चीज़ काफ़ी आसान हो गई है मेरे साथ। बाकी अगर आप नॉर्मल इंसान हैं और आप रेस्क्यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। बिल्कुल सही बात आपने कही कि कोई भी नेकी का काम आपको करना है तो उससे अपने दिन भर में से कुछ समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा। और सिंपल जी, अगला सवाल ये रहता है मेरा कि जैसे आजकल 2 तरीके के ग्रुप समाज में हम देखने के लिए देखते हैं कि एक होते हैं डॉग लवर्स जो कि जानवरों से प्रेम करते हैं, और दूसरे होते हैं जिन्हें डॉग से या जो श्वान हैं उनसे कुछ परेशानी रहती है कि ये सोसाइटी में नहीं आने चाहिए, ये हार्म करते हैं। तो इन 2 तरीके के लोगों के लिए क्या आपका कहना पड़ता है कि कौन सही है? इसमें ना इंसानों की गलती है ना बेजुबानों की गलती है जी। पर हम इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है, हम सोच सकते हैं, हमारे पास मुंह है, हम बोल सकते हैं। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। वो जानवर हैं, वो नहीं अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर पाते। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप उनसे प्यार नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनसे नफरत ना करिए, क्योंकि आपकी नफरत की वजह से उन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। हम अक्सर क्या करते हैं, जैसे कि मैंने देखा है कुछ लोग जो जानवरों से नफरत करते हैं उन्हें हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस बीच वो कभी उन्हें पत्थर मार देते हैं, कभी उनके पूंछ में पटाखे बांध के जला देते हैं। तो वो खुद हॉस्पिटल नहीं जा सकते, उन्हें इतनी तकलीफ होती है और वो इसी दौरान मर भी जाते हैं कई बार। तो हम इंसानों की वजह से जानवरों को बहुत तकलीफ हो रही है, पर जानवरों की वजह से इंसानों को बहुत कम हो रही है। जी जी। तो हमें अगर दोनों पहलू लेके चलना है तो हमें दोनों को देख के चलना पड़ेगा, एक दूसरे को समझ के चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सिंपल जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि ये 2 चीज़ों का आकलन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि की जो क्षमता है वो मनुष्य के पास है, जानवरों के पास नहीं है। तो बेजुबानों की भाषा समझने के लिए आपको उनके लिए दया की भावना तो मन में रखनी ही पड़ेगी। आगे संजय जी, आपसे ये सवाल रहेगा कि अक्सर किडनी के जो रोग हैं वो काफ़ी लंबे समय तक, मतलब जब तक कि वो एक बहुत बड़ा रूप नहीं ले लेते, अधिकतर वो अप्रमाणित रहते हैं और उनकी अनुपचारित रूप से वो इंसान के शरीर में बने रहते हैं। तो उनकी पहचान जल्दी हो सके उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? देखिए, जो किडनी की बीमारी के लक्षण होते हैं वो बहुत ही सटल या बहुत ही नामालूम किस्म के होते हैं। और सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसी क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। तो अगर क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हैं तो रास्ता बड़ा क्लियर है कि आप अपनी जांचें कराइए, है ना, जांचें कराइए, क्योंकि जांच के बिना किडनी की बीमारी का प्राथमिक अवस्था में उसकी पहचान संभव नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो मैं 3-4 चीज़ें बता देता हूँ। अगर सुबह उठते हैं, आँखों के आसपास सूजन दिखती है आपको, पैर लटका के बैठते हैं, ट्रेन बस में सफ़र करते हैं और पैरों पे सूजन अगर आपको आने लगती है, आपके मोजे टाइट हो जाते हैं, फीमेल्स में बिछिया टाइट हो जाती हैं, आपके मोजों के निशान आपके पैरों पे मौजूद रहते हैं, यानी आपको सूजन आ रही है। तो ये सब चीज़ें आपको पकड़नी है। इसके अलावा पेशाब की मात्रा, लोग ये समझते हैं कि कम हो जाती है तब किडनी की बीमारी होती, नहीं, ऐसा नहीं है। रात्रि में अगर पेशाब के लिए आपको 2 बार से अधिक उठना पड़ रहा है और आपकी नींद में खलल पड़ रहा है और ऐसा मतलब लगातार हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जाएं और अपना चेकअप कराएं। इसके अलावा कई बार यंग एज में सिर दर्द का होना, आँखों से धुंधला दिखाई देना, आपकी शारीरिक क्षमता में जो आपकी एक्सरसाइजिंग कैपेसिटी है उसमें कमी हो जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि इनको ब्लड प्रेशर हाई है। उसको भी कई बार नेगलेक्ट कर देते हैं कि अरे ब्लड प्रेशर इस उम्र में कहाँ से होगा। पर मेरा कहना ये है कि 40 के नीचे जिसको भी ब्लड प्रेशर है, एक बार किडनी की चेकअप अवश्य कराएं, क्योंकि किडनी की बीमारी से ही ब्लड प्रेशर का जन्म होता है। तो ये सब चीज़ें हमको देखना चाहिए ताकि हम शुरुआती अवस्था में किडनी की बीमारी को पकड़ सकें। बाकी तो आप अगर अपने चिकित्सक के पास गए हैं तो यूरिन की एक जांच होती है, एक ब्लड यूरिया, एक सीरम क्रिएटिनिन, ये 3 प्राइमरी जांचें हैं। अगर इन जांचों में कोई गड़बड़ निकलती है तो आप अपना सोनोग्राफी करके किडनी को देख सकते हैं। ये 4 प्राथमिक जाँचें जो कि हर व्यक्ति को कराना चाहिए, और ख़ास तौर से वे व्यक्ति जिनके घर में कोई किडनी पेशेंट रह चुका है या कोई ब्लड रिलेटिव रक्त संबंधी किडनी बीमारी से जूझ रहा है तो उनको भी अपनी अपनी चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि कई किडनी की बहुत सारी बीमारियां अनुवंशिक तौर पे भी होती हैं। जी जी।
जेनेटिक रूप से भी ये पाई जेनेटिक जाती होती है, है। हेरिडिटी तो होती है। दर्शकों, बहुत अच्छी जानकारी लगातार संजय जी हमें दे रहे हैं और इनकी बातों से यही निष्कर्ष निकला है कि सतर्कता ही समाधान है रोगों को पहले से होने से बचाने के लिए। जितने आप सतर्क रहेंगे, जांचें करवाएंगे, उतनी जल्दी रोग आपके पकड़ में आएगा। सिंपल जी, अगला सवाल फिर आपकी तरफ रहेगा हमारा कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि डॉग कुछ लोग घर में रखना पसंद करते हैं, पालना पसंद करते हैं, कई बार वो घरेलू जो श्वान है वो भी नुकसान पहुंचाते हैं या काट लेते हैं बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी उसके। तो उस कंडीशन में क्या उनको करना चाहिए? इसके लिए तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मैं घर वाले डॉग्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि रास्ते के कुत्ते ने काट लिया जी, जिसकी वजह से इंसानों को भी बहुत परेशानी हो रही है। तो उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। क्यों है? क्योंकि हमें अपने एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे कि मैं अभी मेरा एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे कॉलोनी में जितने डॉग्स हैं वो सब वैक्सीनेटेड हैं, सबको रेबीज़ के इंजेक्शन लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि देखो, वो जानवर है, उनका भरोसा नहीं है ना। जैसे हम इंसान गुस्सा होते हैं, अपना अग्रेशन दिखाते हैं, वैसे उनके भी मूड स्विंग्स होते हैं, है ना। तो गलती से या किसी भी कारण से अगर कोई जानवर आपको काट लेता है या डॉग काट लेता है, तो अगर वो वैक्सीनेटेड है तो आपको जहर नहीं फैलेगा उसका। हाँ, आपको रेबीज़ के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, लेकिन वो इतना सीरियस नहीं होगा। तो पहली बात, आप अपने डॉग्स को या पालतू या फिर जो भी रास्ते में घूम रहे स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको वैक्सीनेटेड करिए। और ये हर 3 साल में या 1 साल में आप इंजेक्शंस लगवा सकते हैं आराम से। और अगर आप ये लगवा लेते हैं तो इसका खतरा बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। जी, तो यानी टीकाकरण जो है वो भला ही घरेलू हमारा श्वान हो चाहे जो सड़क पर हैं, नगर निगम भी शायद इसके लिए कुछ कार्रवाई करता है। तो टीकाकरण के द्वारा ही हम उनके द्वारा अगर वो काटे जाता है तो उससे बचाव कर सकते हैं हमारे लोगों का। ठीक, आगे संजय जी, समय थोड़ा सा कम है तो प्रत्यारोपण की अगर हम बात ना करें या डायलिसिस की बात ना करें तो हमारी चर्चा आज अधूरी रह जाएगी, क्योंकि एक किडनी की बीमारी का जब इलाज जहां जाकर रुक जाता है, शायद वहां प्रत्यारोपण की आवश्यकता हमें पड़ती होगी। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारी जानकारी दर्शकों को जी। एडवांस किडनी फेलियर में प्रत्यारोपण की प्रक्रिया जो है, इसका फाइनल आंसर है अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डायलिसिस एक अंतरिम राहत की तरह है। यानी जब तक व्यक्ति को प्रत्यारोपण की नहीं हो पा रहा है, तब तक हम उसको डायलिसिस पे रखते हैं। फिर भी डायलिसिस हम लोगों का लास्ट रिसोर्ट बचता है, जब किडनी में कोई भी अन्य बिल्कुल फेल हो जाती हैं और कोई भी दवा वगैरह काम नहीं करती है, तो डायलिसिस के द्वारा रक्त शोधन किया जाता है। और हफ्ते में 2 या 3 बार ये प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है, जो काफ़ी दुरूह है और टेक्निकल प्रक्रिया है काफ़ी। किडनी प्रत्यारोपण के लिए अंगों की कमी है। कई बार क्या होता है कि हमारे रिलेटिव्स अंग प्रदान कर देते हैं, क्योंकि जो कानून बना है सन 1995 का ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है, उसके तहत सिर्फ नज़दीकी रिलेटिव या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ही किडनी दान कर सकता है। इसके अतिरिक्त हम कहीं से जो पहले खरीद बेच करते थे कि किसी को पैसा दे के किडनी ले लिया, या ये सब बंद कर दिया गया है और कानूनन तौर पे अवैध है। तो अब अंगों की कमी है। अंगों की कमी कैसे पूर्ति की जाती है? हम लोग ब्रेन डेड डोनर से भी ऑर्गन रिट्राइव करते हैं, लेते हैं और उन ऑर्गन्स को इन पेशेंट्स को लगा सकते हैं। तो एक व्यक्ति जो ब्रेन डेड डोनर है, अभी एक केस हुआ था जिसके अंदर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में एक लड़का घायल हो गया था, तो ब्रेन डेड हुआ क्योंकि सिर पे चोट लगी थी उसके, और डेड होने के बाद जो है उसके 2 किडनियां जो हैं वो लगाई गई। जैसे आपने सुना होगा ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, ये सब इन्हीं ट्रांसप्लांट्स के लिए बनाए जा रहे हैं। पब्लिक में अवेयरनेस होना चाहिए कि हमारा यदि कोई संबंधी अंतिम अवस्था में बीमार है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का शिकार है या ब्रेन डेड है, तो हम अपने अंगों को दान करें। इससे बड़ा दान और कोई हो नहीं सकता कि आप एक ब्रेन डेड व्यक्ति से अंग लेकर के और आप दूसरे को लगाते हैं। हालांकि ये अवेयरनेस की कमी है। हमारे भोपाल में पिछले साल मात्र 3 से 4 ट्रांसप्लांट्स इस तरह के हुए हैं, और हमें ज़रूरत है कि इस तरह के ट्रांसप्लांट्स की संख्या को बढ़ावा मिले। और बहुत सारे NGOs भी इसमें काम कर रहे हैं जो लोगों को समझाते हैं, और बहुत लोग आगे भी आ रहे हैं, अवेयरनेस फैल रही है, लेकिन और अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। तो देखिए, डॉक्टर साहब की बातों से आपने जाना कि अंगदान जो है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। अंगदान महादान कहा जाता है। जितना ज़्यादा अंगदान होगा, किडनी प्रत्यारोपण की प्रक्रिया उतनी ज़्यादा सफल हो जाएगी हमारे भारत में भी। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए, आज यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने किडनी के बारे में हमें दी, किडनी रोगों के बारे में हमें बताया। निश्चित तौर पर दर्शक इससे लाभान्वित हुए होंगे। और सिंपल जी, जैसा कि जाते जाते आपसे भी कुछ एक चर्चा के अंत में सुनना चाहेंगे कि जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं या श्वानों की मदद करना चाहते हैं, वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं, संक्षिप्त में हमें बताइए। जी, आप हमारा NGO ज्वाइन कर सकते हैं। आप गूगल पे CPHD डालेंगे तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
और मैं आपसे इसलिए जुड़ने का कहना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो सोलो चीज़ें कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं। तो CPHD से जुड़ने के लिए के साथ आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, आपको फाइनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब CPHD फंड आपको देगी, आपको फिज़िकल हेल्प देगी, आप जो आपकी भावनाएं हैं वो तो आप ही की हैं, लेकिन आपको हेल्प मिल जाएगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग हमसे जुड़िए और हम जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा एनिमल्स को बचा पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिंपल जी आपका भी, जो आपने हमें इतनी सारी अच्छी जानकारियाँ दी। और निश्चित तौर पर जो लोग पशु प्रेम करते हैं या पशुओं के लिए मन में अच्छी भावनाएं रखते हैं, वो निश्चित तौर पर आगे आएंगे और बढ़ेंगे, आपसे जुड़ेंगे, ये हमें उम्मीद है। तो दर्शकों, आज की ये जो चर्चा है इसका प्रथम दौर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि समय हो रहा है हमारे आगे के सेगमेंट का। और आज आए हमारे अतिथियों का हमने धन्यवाद तो किया ही है, निश्चित तौर पर आप भी लाभान्वित हुए ही होंगे। तो आगे की चर्चा के लिए जाने के पहले क्यों ना कोई ऐतिहासिक स्थल की सैर की जाए। आइए चलते हैं एक ऐतिहासिक स्थल की सैर पर। प्रकृति की अनुपम देन अमरकंटक, जहां इसके आसपास हरियाली और सुंदर पहाड़ों के दर्शन होते हैं, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास भी होता है। ये क्षेत्र धार्मिक महत्व से भी बहुत मान्यता रखता है। भारत की 7 पवित्रतम नदियों में से एक पुण्यदायिनी नर्मदा नदी का प्रादुर्भाव भी अमरकंटक से ही हुआ है। पवित्रतम नदियों में पुण्य नर्मदा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और समस्त भारत में पूजनीय है। इस नदी की जन्म गाथा और इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है, जिसे जानने के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं इस नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक। अमरकंटक संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ है अनवरत बाधा, लगातार मुसीबतें आना। पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी ने त्रिपुर नगर को भस्म किया था, जिसकी राख एक ओर कैलाश पर्वत पर और दूसरी ओर अमरकंटक के मैकल पर्वत पर गिरी। अमरकंटक पर गिरी ये राख शिव के पावन स्पर्श से करोड़ों शिवलिंग में बदल गई, इसलिए मैकल को महारुद्र भी कहते हैं। सतपुड़ा, मैकल और विंध्याचल का संगम, नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम। नर्मदा को गंगा से भी प्राचीन, तकरीबन 50 करोड़ वर्ष पुरानी नदी माना गया है। नर्मदा पश्चिम दिशा में बहने वाली एकमात्र और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पवित्र नदी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण और धार्मिक आस्था के बारे में यहाँ के लोगों का कहना है। अमरकंटक का महत्व नर्मदा से रिलेटेड है, नर्मदा से संबंधित है, क्योंकि यहाँ से नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ है। जिस प्रकार से गंगा का अवतरण जिस पर्पज से पृथ्वी पे हुआ था, सेम पर्पज नर्मदा का है। जिस प्रकार तो नर्मदा की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नर्मदा की उत्पत्ति के बारे में कि जिस प्रकार से गणेश जी का संबंध पिता से नहीं था, माई का संबंध माता से नहीं है। तो जब समुद्र मंथन हुआ, भगवान शिव ने विषपान किया। विषपान करने के पश्चात वो ऋषिकेश गए, वहाँ पर कंठ नीला पड़ा, नीलकंठ महादेव कहलाए। तत्पश्चात वो शांति की खोज में निकले। चलते चलते ये मैकल पर्वत कहलाता है, यहाँ पर आकर उनको शांति मिली। तो शिव पीर मैकल शैल सुतासी सकल सिद्ध संपत्ति राशि, यहाँ पर आकर उन्होंने तपस्या शुरू किया। और उसी समय ऐसी जनश्रुति है, शंकराचार्य ने लिखा कि अहो मृतम सुनम सुतम महेश के से जातते कि राध सुत वाढ़वे सुपंडित सटेन। शंकर की जटाओं से ऐसी जनश्रुति है कि शंकर की जटाओं से जो पसीना निकला वो गले से होके बहा, वो नर्मदा कहलाई।
गांव देहात के लोगों का अनगढ़ के विश्वास दूसरे उन्हें दौर में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे थे ऐसी बातों की जो कि चर्चा चलती है चिकित्सा की या इलाज की, अब हम बात करने वाले हैं मनोरंजन की। जी हाँ, मनोरंजन की बात अगर हम करें तो बात होती है संगीत की। संगीत एक ऐसी भाषा है जो कि दुनिया में हर कोई समझता है। जी हाँ, ऐसी ही भाषा के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ एक संगीत के वाद्य यंत्र वादक हैं, संगीत के सैक्सोफोन जो बजाते हैं, राजेंद्र बैन जी हमारे साथ हैं यहाँ पर। राजेंद्र बैन जी, आप सैक्सोफोन वादक हैं और आज हमारे साथ कार्यक्रम में दूसरे दौर में आप मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, कैसे आपने यहाँ से शुरुआत करी? सबसे पहला प्रश्न तो यही जानना चाहेंगे कि सैक्सोफोन कहाँ से सीखा आपने? ये हमारा संगीत है क्या पारिवारिक कार्य भी है। मेरे बड़े वाले भैया हैं ट्रम्पेट और सैक्सोफोन बहुत अच्छा बजाते हैं, राकेश बैन जी। और एक मेरे गुरु जी थे सागर में, सुरेंद्र बंसल जी, वो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट थे। मैं उन्हीं से सीखा हुआ हूँ और उन्हीं को सीखते सीखते आज मुझे कम से कम ये सैक्सोफोन बजाते हुए कभी 25 से 30 साल करीब हो गए हैं। और अभी मैं लाइव शो भी करता हूँ, बॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ भी शो किया है मैंने। और अभी अपना मैं पर्सनली रॉक बैंड, इंस्ट्रूमेंटल रॉक बैंड स्टार्ट करने की भी सोच रहा हूँ मैं। तो जल्दी ही इंस्ट्रूमेंटल रॉक बैंड जल्दी मतलब स्टार्ट किया जाएगा। जी जी जी। तो कब से बचपन, कितने समय से आप इसको बजा रहे हैं? मैं इसे 10 से 12 साल की उम्र से बजा रहा हूँ मैं। 10 से 12 साल की उम्र से बजा रहे हैं? 30 साल करीब हो गए इसको, 28-30 साल बजाते हुए सैक्सोफोन। जी जी। तो बात तो बहुत हो गई राजेश जी, क्यों ना राजन जी बात करें कुछ संगीत की। जी जी बिल्कुल। तो क्या कुछ खास सुनाना चाहेंगे? अपनी पसंद का कुछ सुनाइए सबसे पहले हमें। जी, मैं आपको सुनाता हूँ मनोहरी सिंह जी का बहुत अच्छा बजाया हुआ सैक्सोफोन में, कश्मीर की कली फिल्म से है। अरे वाह। है दुनिया उसी की। जी जी जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने ये गाना बजाया। और संगीत की तो अपनी एक भाषा होती ही है। जी। क्या ये सैक्सोफोन जो है इसके कुछ प्रकार भी होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं सैक्सोफोन? हाँ, ये इसमें इसकी फैमिली है सैक्सोफोन की। ये तो है ऑल्टो सैक्सोफोन, इसे ई फ्लैट ऑल्टो सैक्सोफोन कहते हैं। एक सफरानो भी आता है। हाँ। और एक आता है टेनर सैक्सोफोन और एक आता है वेरिटोन सैक्सोफोन। इसकी 4 वैरायटी हैं। तो ये जो प्रकार होते हैं इनमें कुछ अंतर होता है इनकी आवाज़ों में? हाँ, इनका साउंड रहता है। साउंड में फर्क हाँ, आता जी, है इनके क्लिप का भी थोड़ा सा फर्क रहता है। क्लिप तो खैर एक ही है। हाँ। ये ट्रेबल क्लिप में चलता है, एक बेस क्लिप भी होता है, लेकिन ये ट्रेबल क्लिप में चलता है ये। अच्छा, तो मतलब अलग अलग प्रकार के जो सैक्सोफोन होते हैं उनकी ध्वनियों में कुछ कुछ अंतर हाँ होता जी, है। साउंड में फर्क होता है जी। और अगर हम गानों की बात की जाए तो कहाँ कहाँ ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है? किस तरीके के संगीत में इनको हम इस्तेमाल करते हैं? वैसे तो अधिकतर ये बॉलीवुड में ही यूज़ होता है। और वैसे तो ये इंग्लिश इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर आप चाहें तो मैं एक आपको बहुत अच्छा हवाना है वेस्टर्न, वो मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। बहुत ही फेमस है, अधिकतर लोग मतलब सैक्सोफोन उससे भी पहचाना जाता है। कैने जी बहुत अच्छे सैक्सोफोन प्लेयर हैं, उनके द्वारा बजाया हुआ मैं आपको सुनाता हूँ। जी बिल्कुल।
मधुर। और राजेंद्र जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपके सैक्सोफोन के संगीत की जर्नी की, जी, जी। तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? घर में भी कोई और बजाते थे क्या? ये बड़े वाले भैया बजाते हैं और मैं प्रॉपर हूँ जबलपुर का रहने वाला हूँ, अच्छा। लेकिन अब यहाँ भोपाल में शिफ्ट हो गया हूँ क्योंकि यहाँ से मेरे पूरे बॉलीवुड के कार्यक्रम, मेरे शोज़ वगैरह पूरे यहाँ भोपाल से ही चलते हैं, तो मैं भोपाल में ही शिफ्ट हो गया। पिछले 20 साल से यहाँ पर हूँ भोपाल में। अच्छा जी, तो शुरुआत आपकी जबलपुर से? जी, मेरी शुरुआत जबलपुर से। तो मैं बताया बड़े वाले भैया भी बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं। अच्छा। और मेरे गुरुजी थे सागर में, अब तो एक्सपायर हो गए, सुरेंद्र बंसल जी। मतलब परिवार से ही एक जी। संगीत का रिश्ता आपका गहरा है। तो ये दुनिया उसी की, ये गाना अगर हम इस पे आपके द्वारा सुन सकें, ज़माना उसी का। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दर्शकों, कितना अच्छा और मधुर संगीत ये सैक्सोफोन के द्वारा सुनने में हमें मिला है। और अगर हम बॉलीवुड गानों की बात करें तो ऐसे कौन से फेमस गाने हैं जिनमें सैक्सोफोन का उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया है? एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, पुराना विनोद खन्ना जी की फिल्म है शायद वो, जी जी, दिल में हो तुम आँखों में तुम, उसमें बहुत अच्छा जी सुनाता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। देखिए बहुत ही भावपूर्ण प्रस्तुति थी ये तो। मेरे ख्याल से इस वाद्य यंत्र की ये भी खासियत है कि इसमें भावों के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। इसमें ये सबसे मेन जो इसका साउंड है ना, ये हार्ट टचिंग साउंड है। हाँ, जी, दिल को छूने वाला संगीत इससे मिलता है। हार्ट टचिंग साउंड है इसका, जी जी, इसलिए। तो इसकी जो शिक्षा ली आपने वो ऐसी कहीं से एक गुरु से ही ली है या किसी संस्थान से आपने इसकी? नहीं, मेरे गुरु बड़े वाले भैया भी हैं जी, जो राकेश बहन जी बताया मैंने, और एक हमारे गुरु सागर में थे, अब तो वो एक्सपायर हुए हैं। जी जी, बहुत अच्छे थे, बहुत उनसे सीखा मैंने, सुरेंद्र बंसल जी से। तो मतलब कोई मतलब ऐसी संस्थान से तो नहीं सीखा मैंने, अपने बड़े भाई और हमारे गुरु जी, उन्हीं की दी हुई शिक्षा है, जो सब ऊपर वाली की मेहरबानी। सही बात है, बिल्कुल। और इसी के साथ कुछ अगला अगर हम गाना आपसे सुनना चाहें तो वो कौन सा गाना होगा? मैं आपको कभी नया चल रहा है, आपने शायद उसमें भी देखा होगा, नेहा कक्कड़ जी का शो चल रहा था, तो उसमें एक रिटो रीवा करके आया था, उसमें बहुत अच्छा थोड़ी सी 2 लाइन गाया था उसने, मैं आपको बजा के बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाइए हमें।
बहुत बढ़िया। जो तैनू धूप लग गया तो मैं छाँव बन जाऊं। गाना और सेक्सोफोन का जो वादन है वो दोनों ही छाया देने वाले थे, मन को छाया मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा गाना हमें सुनवाया। आगे ये जानकारी हमें दीजिए कि इसको अगर सीखना चाहें, आज की जनरेशन भी बहुत सी ऐसे लोग होंगे जो कि इसको सीखना चाहते हैं, तो कहाँ से इसे सीखा जा सकता है? तो वैसे तो इसकी कोई अलग से संस्था है नहीं है जी। जो सेक्सोफोन प्लेयर है, जैसे भोपाल में तो मैं ही हूँ। अच्छा, तो जो भी सीखना चाहे तो मैं ही सिखा सकता हूँ। आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहा भी जाता है कि कोई भी जो विद्या है, कोई भी जो हमारा गुण है, वो जितना हम लोगों को देंगे उतना वो बढ़ेगा। जी जी बिल्कुल। तो आगे हमें ये बताइए राजेंद्र जी कि क्योंकि बॉलीवुड में भी ये बहुत समय से यूज़ हो रहा है और शास्त्रीय संगीत में भी यूज़ हो रहा है, तो कितना समय हो चुका है? क्या ये भारत का ही यंत्र है या ये विदेशों से भारत में आया? ये विदेशों से भारत में आया है जी। ये इंडियन नहीं है, इंडियन नहीं है, विदेशों से ही आया है जी। और इसका असली नाम ई फ्लैट ऑल्टो सैक्सोफोन बोलते हैं इसको। अच्छा, जी जी। हाँ हाँ। और इसकी जो कीज वगैरह हैं तो ये सब इंग्लिश नोटेशन के हिसाब से चलती है। अच्छा, जी, जैसे ये जी है, ये ए है, ये बी है, ये इसका सी है, ये डी है, ये ई है, अच्छा। ये एफ शार्प है, ये जी है। ओके। जैसे अपनी हिंदी में सरगम सरगम चलती है है। सारे गामों, वैसे इस पे इंग्लिश में इसके नोटेशन में से स्केल बोला जाता है। जैसे दूसरे यंत्रों में सरगम होती है, इसमें ये कीज के रूप में आप यंत्र को बजा सकते हैं। तो भारतीय यंत्र ना होने के बावजूद भी मेरे ख्याल से कितने समय हो गया होगा बॉलीवुड में इसको यूज़ करते करते? जैसे बॉलीवुड में मेरे ख्याल से कम 40 साल से तो ऊपर ही हो गया। 40 से 50 साल। इतना लंबे समय तक ये यंत्र हमारे और आपके बीच में मधुर संगीत बिखेरता आ रहा है। तो आगे कोई एक और नगमा अगर हम चाहें कि कुछ बिल्कुल एकदम खनकता हुआ कोई नगमा हो, गुलाबी आंखें या ऐसा कुछ नगमा जो पुराने गीतों से हो या आपकी पसंद का कोई नगमा हो? जी, मैं आपको गुलाबी आंखें सुना दूं। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा राजन जी, एक बहुत जादुई आवाज़ है। सेक्सोफोन की अपनी खुद की ध्वनि भी बहुत जादुई है। तो राजन जी आगे हमें ये बताइए कि एक व्यक्ति अगर इसको सीखना चाहे तो कितना एक समय अवधि लगती है इसमें पारंगत होने के लिए? देखिए मैम, क्या है इसकी तो कोई संगीत का तो ऐसा कोई फिक्स कोई भी नहीं सीमा बता नहीं सकता है। है, मैं भी नहीं बता सकता जी। कि कौन कितने दिन में सीख सकता है। ये तो सिखाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है और सबसे मेन चीज़ जो सीखने वाला है जी। वो उसका इंटरेस्ट कितना है, वो कितनी मेहनत करता है, ये उसके ऊपर कितना है। समय हो वो दे सकता है रहे 6 महीने में भी सीख सकता है, 3 महीने में भी। और कई लोग तो ऐसे हैं कि 10-20 साल हो गए प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन नहीं सीख नहीं पाए। सीख पाए। ये तो संगीत है, माता सरस्वती जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए। बिल्कुल सही बात। जिसे मिल गई तो मिल गई, नहीं तो नहीं। नहीं मिली। जी जी। रियाज जो रियाज कहेंगे भी कि और रियाज एक जानकारी बहुत भी। बड़ी बात जी, होती जी। है संगीत के लिए। जी। तो संगीत की भाषा है, कुछ न कुछ एक नए नगमे हमें सुनने में मज़ा आ रहा है आपसे। जी, जी। तो अगर पुराने और थोड़े शांत नगमे की बात करें कि अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जी जी क्या ये नगमा आप सुना सकते जी जी बिल्कुल। बिल्कुल।
नहीं, कोई बात नहीं। बहुत ही मधुर रहा। ये जो गलतियां होती हैं ये तो संगीत अपने आप छुपा लेता है सारी चीज़ों को। बॉलीवुड गानों के लिए आपने बताया कि आपने कई जगह पर गाए भी हैं, तो कौन कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर आप बॉलीवुड गाने अभी आपने जैसे बजाए? पिछले साल अन्नू कपूर जी आए थे, बॉलीवुड जी। एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, तो उनके साथ भी रविंद्र भवन में भोपाल में मैंने शो किया था। जी। तो अल्ताफ राजा जी के साथ भी बजा चुका हूँ, और अभी एक फीमेल सिंगर आई थी, मैंने ग्वालियर में शो किया था, सारेगामा फैन थी, अच्छा। उनके साथ भी गया था जी। अरे वाह, मतलब काफ़ी ऐसे मौके हैं जी, जहाँ पर जी, आपने ये बजाया है। जी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या पुलिस बैंड में भी इसका उपयोग होता है? हाँ जी जी बिल्कुल, पुलिस बैंड क्योंकि में, ये आर्मी मैंने में। हाँ, जी, देखा जी। है इसे बजते हाँ हुए। हाँ जी जी। तो बिल्कुल होता- सही। जी। तो मतलब वहाँ पर भी हम इसको देख सकते हैं जी जी बजाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो अगर ये ग्रुप में बजाया जाता है जी। या अकेले बजाया जाता है, किस तरीके से इसका वादन किया जाता है? जैसे देखिए सिंगल भी बजा सकते हैं, और ग्रुप में भी जैसे क्या होता है, जैसे कि सिंगर है, सिंगर के साथ बजाना है, या मैं लीडिंग भी कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं भी सोच रहा हूँ अपना एक इंस्ट्रूमेंटल रॉक बैंड स्टार्ट शुरू करने के लिए, तो जल्दी कर दूंगा मैं। अच्छा अच्छा। जी जी। तो दर्शकों देखिए, संगीत तो ऐसा है कि सुनते जाइए, ये एक तरीके की थेरेपी है। किसी तरीके के रोग हो या किसी तरीके की परेशानी हो, नींद ना आने की परेशानी हो, संगीत जो है सब चीज़ों का समाधान है। राजेंद्र जी, अगर देश प्रेम की बात करें, जी। हमने अभी बात करी भी है कि बैंड में ये बजता है, जी जी तो देश प्रेम से जुड़ा कोई गाना इस पे सैक्सोफोन पे हम सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल। कौन सा ऐसा गाना है? लता मंगेशकर जी का गाया हुआ है, बहुत अच्छी, ऐ जी। मेरे वतन के लोग। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया। नहीं, बहुत माफी अच्छा चाहता आपने हूँ। ये बजाए। जी, जी। और दर्शकों देखिए, एक यंत्र होता है और उसके भाव अलग अलग हो सकते हैं। खुशी में, दुख में, हर तरीके में वाद्य यंत्रों का उपयोग अलग अलग तरीके से हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र जी, आज आप यहाँ पर आए और आपने हमें सैक्सोफोन से इतने मधुर नगमे सुनाए। जी जी हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से इस वाद्य यंत्र को बजाते जी रहेंगे आगे भी। थैंक यू आपको, आपने हम धन्यवाद। मुझे इनवाइट किया इसके लिए। तो दर्शकों, अगली बार आप जब कभी भी सैक्सोफोन की यह मधुर ध्वनि सुने तो इसकी जो जादू की सराहना करना आप ना भूलें। यही आज के कार्यक्रम का अंत करते हैं। मिलेंगे नमस्कार एमपी के नए अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।